हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भूगोल के क्रम में यह हमारा क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम एमबीपीएस सीपी यूनिट 3 को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। मैं रोहित मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। चलिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है। दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप, जिसमें हम मालवा के पठार को कंप्लीट कर चुके हैं, मध्य भारत के पठार को कंप्लीट कर चुके हैं, नर्मदा सोन घाटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड रीवा पन्ना का पठार भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे शेष दो ही पठार शेष रह जाते हैं, जिसमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और बघेलखंड का पठार बचा हुआ है। तो आज हम सबसे पहले बघेलखंड के पठार और सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी इन दोनों को समाप्त करते हैं, जिससे हमारा मध्य प्रदेश के पर्वत एवं पर्वत श्रेणियों वाला टॉपिक है पूर्णतः फिनिश हो जाएगा, और हम कह सकेंगे कि यूनिट 3 का जो पहला टॉपिक है वो हम कवर मानेंगे अपना। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बघेलखंड के पठार की लोकेशन तो देखिए। देखिए दोस्तों, ये है हमारे बघेलखंड के पठार की लोकेशन। ये तो ये मध्य प्रदेश के किस ओर स्थित है, हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, और ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है। तो हम कहेंगे कि जो बघेलखंड का पठार है, जो बघेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। तो इसकी लोकेशन में जो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, भाई क्या लिखेंगे कि यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है। तो हम बोल सकते हैं सबसे पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी। ठीक है, तो ये सबसे पूर्वी भाग हो गया। दूसरा, अगर हम इसके निर्माण की बात करते हैं, तो दोस्तों जब हम चट्टाने पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको ये कंप्लीट रूप से समझाऊंगा कि चट्टाने किस टाइप की होती है और कैसे बनी होती है। फिलहाल अभी हमें याद रखना है कि जो हमारा बघेलखंड का पठार है, इसका निर्माण हुआ है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। किससे? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, गोंडवाना रॉक से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो दोस्तों इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वह 21,577 किलोमीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों, 21,577 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के साथ यह मध्य प्रदेश में जो टोटल मध्य प्रदेश का एरिया है उसका 7% एरिया कवर करता है, अर्थात 7% भूभाग को घेरता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भाग है। सबसे छोटा भाग, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भाग है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एमपी। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो अगर वर्तमान में तो ये सबसे छोटा भाग है, लेकिन अगर हम 1 नवंबर 2000 से पहले की बात करेंगे, अर्थात जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक नहीं हुआ था, उस समय यही पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग हुआ करता था। 1 नवंबर 2000 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, तब ये कैसा हुआ करता था? सबसे बड़ा भौगोलिक भाग। सबसे बड़ा भौगोलिक भाग कब? विभाजन से पूर्व। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करते हैं, तो जलवायु यहाँ पर कैसी है? यहाँ पर साधारण गर्मी और अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ पर साधारण गर्मी एवं अधिक ठंड, अधिक ठंड। ये यहाँ की जलवायु के बारे में पॉइंट। दूसरा दोस्तों, अगर मैं आपको एक फैक्ट और बताऊं, देखिए मित्रों, ये हमारा मैप है। मान लीजिए जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है, जो हमारे भारत की मानक समय रेखा है, जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 पूर्वी देशांतर। यह भारत की मानक समय जो रेखा है, ये कहाँ से निकली है? देखिए, मान लीजिए ये भारत की मानक समय रेखा है। इसको मैं कलर दे दूं, जस्ट कलर और मैं दूंगा इसको। ये तो दोस्तों, ये हमारे भारत की मानक समय रेखा, जिसको हम बोल सकते हैं 82.5 डिग्री। जस्ट सेकंड, ये 82.5 डिग्री ईस्टर्न, ठीक है, पूर्वी देशांतर। इसको बोलते हैं हम भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखना। कितने? 5 स्टेट, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो नोटेबल पॉइंट है वो क्या है कि भारत का जो जो भारतीय मानक समय रेखा है, यह मध्य प्रदेश के बघेलखंड प्लेटो से निकलती है, और एक यहाँ पर जिला पड़ता है, दैट इज सिंगरौली। कौन सा जिला पड़ता है यहाँ पे दोस्तों? सिंगरौली जिला। यहाँ पे मैं इसको नोट डाउन कर रहा हूँ, सिंगरौली। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर यह 82.5 डिग्री की जो मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा है, ये गुजरती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा किस प्लेट्यू से, तो बघेलखंड का प्लेट्यू। लेकिन किस जिले से? तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर यह गुजरती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी पठार है, सबसे पूर्वी भाग है, और सबसे छोटा भाग है। साथ में जो भारत की मानक समय रेखा है वो भी यहाँ से गुजरती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ के बारिश की बात करते हैं कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो दोस्तों इस क्षेत्र में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 100 से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, और जो यहाँ पर हम फसल की बात करेंगे, बेसिकली यहाँ पर फसल कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, तो दोस्तों यहाँ पर धान, धान के अलावा यहाँ पर कुछ रेशेदार फल हैं, जैसे जूट, सनई आदि फसलें यहाँ पर उत्पादित होती हैं।
अगर यहाँ की मिट्टी की बात करेंगे हम, तो दोस्तों यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है कैसी पाई जाती है? लाल पीली पीली मिट्टी। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगर यहाँ की हम रिवर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ की रिवर के नाम आप याद रखोगे, जैसे सोन, जोहिला, सोन हो गया, जोहिला है, गोपद है, बनास है, गोपद, ठीक है, बनास है। एक प्रमुख नदी है महाना, महाना, ये भी यहाँ की फेमस नदी है। लेकिन यहाँ की प्रमुख नदी अगर पूछेंगे तो प्रमुख बताएंगे हम, प्रमुख नदी है सोन नदी। बाकी जोहिला भी है, गोपद भी है, बनास भी है, महाना भी है। आप जानते हैं दोस्तों जो गोपद है, इस गोपद नदी पर एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है गोंड परियोजना। गोंड परियोजना, बेसिकली ये सिंचाई प्रोजेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं गोंड सिंचाई परियोजना। किस जिले में है? तो जिला बताएंगे हम, सिंगरौली जिले में ये परियोजना जो है बनी हुई है। और जो महाना नदी है दोस्तों, इस महाना पर भी एक परियोजना है जिसका नाम है गुलाब सागर परियोजना। गुलाब सागर परियोजना। तो ये गुलाब सागर परियोजना महाना नदी पर है, लेकिन पूछा जाएगा किस जिले में है दोस्तों, तो आप बताओगे ये सीधी जिले में। ठीक है, ये यहाँ से नदियों वाला पॉइंट कवर हुआ। दोस्तों अगर हम यहाँ के खनिज की बात करते हैं, तो दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश में अगर खनिजों की दृष्टि से सर्वसंपन्न कोई क्षेत्र है तो वो है बघेलखंड का पठार। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खनिज वाला भौगोलिक भाग, सर्वाधिक खनिज वाला भौगोलिक भाग, सर्वाधिक खनिज वाला भौगोलिक भाग क्या होगा? बघेलखंड का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मेन पार्ट्स हुए। अब हम यहाँ के कुछ जिले देख लेते हैं कि इस पार्ट में या इस भाग में कौन कौन से जिले अवस्थित हैं। तो देखो, अगर जिले की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखते हैं सिंगरौली से स्टार्ट करते हैं हम। तो सिंगरौली, सिंगरौली से जस्ट नीचे हम देखेंगे तो लगा हुआ है शहडोल, शहडोल से जस्ट नीचे लगा है दोस्तों उमरिया। तो उमरिया जिला है यहाँ पर। उमरिया से आप नीचे आओगे तो कटनी है, और आप कटनी से थोड़ा नीचे आओगे तो अनूपपुर, अनूपपुर के नीचे है डिंडौरी, तो अनूपपुर हो गया, डिंडौरी हो गया। और डिंडौरी साथ में अगर हम सिंगरौली से इधर आगे बात करेंगे तो एक सीधी। तो ये प्रमुख यहाँ के जिले हैं, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, अनूपपुर और डिंडौरी। अब दोस्तों इसमें कुछ एक दो पॉइंट और आ जाते हैं, जैसे अगर हम यहाँ के सीमा निर्धारण की बात करते हैं, जस्ट सेकंड, अगर हम यहाँ के सीमा निर्धारण की बात करते हैं, इस पठार की सीमा, अर्थात ये पठार किस किस से अपनी बाउंड्री बनाता है, सीमा निर्धारण। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी सीमा। ठीक है, तो उत्तरी सीमा ये बनाता है अपना किससे? रीवा पन्ना पठार से, रीवा पन्ना पठार से। कैसे? आइए डायग्राम में देखिए, ये रहा बघेलखंड और ये रहा इसका उत्तर। उत्तर में क्या है? रीवा पन्ना का पठार। तो उत्तरी सीमा हो गया रीवा पन्ना का पठार। यहीं पर अगर देख लेते हैं दोस्तों, इसके दक्षिण में क्या है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो हम दक्षिण में क्या कहेंगे? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दोस्तों पूर्व में मैंने बताया था आपको, यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। तो ये पूर्वी सीमा अपना किससे बनाएगा? छोटा नागपुर के पठार से। और यही हम देख लेते हैं इसकी पश्चिमी सीमा किससे बनती है? तो नर्मदा सोन घाटी से। आइए हम इन सभी को लिख लेते हैं। तो हमने देखा, हम कह सकते हैं इसकी जो पूर्वी सीमा है, ये पूर्वी सीमा किससे बनती है? तो हम बताएंगे छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर के पठार से। अगर हम इसकी दक्षिणी सीमा की बात करते हैं कि इसकी दक्षिणी सीमा किससे बनती है, किससे टच होती है, तो हम बताएंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्लियर है? और बचा हुआ है इसकी पूर्वी सीमा किससे स्पर्श होती है, तो हम पूर्वी, सॉरी, पश्चिमी सीमा। तो हम पश्चिमी सीमा के बारे में बताएंगे नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी, ये इसकी पश्चिमी सीमा बनी। तो इसका सीमा निर्धारण हो गया, वर्षा हो गया, क्रॉप हो गया, सोयल हो गई, रिवर हो गया, खनिज हो गया, किन किन जिलों से है। दूसरा हमने इसका देखा था कि इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन के बाद इसका फॉर्मेशन क्या है, कितना एरिया है, क्लाइमेट। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट और आ जाते हैं, हम उनको और कवर कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट या पॉइंट, कुछ और जो फैक्ट्स हमें इसके बारे में देख लेते हैं, वो हम और देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या फैक्ट्स रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चौपाया पशुओं की संख्या कहाँ है? चौपाया मतलब होता है चार पैर वाले पशु। तो हम कह सकते हैं सर्वाधिक चौपाया पशुओं, सर्वाधिक चौपाया पशु, पशु नहीं, पशु लिख सकते हो, सर्वाधिक चौपाया पशु इसी पठार में स्थित है या अवस्थित है या पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक चौपाया पशु दोस्तों, ये याद रखना है आपको। अगर हम यहाँ की जनजातियों की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रमुख जनजातियों में अगर हम शेड्यूल ट्राइब में बात करेंगे, तो जैसे बैगा है, बैगा जनजाति यहाँ पर मिलती है आपको। बैगा के अलावा कोल जनजाति आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, उरांव जनजाति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ की फेमस जनजातियां हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग हुआ करता था। दोस्तों एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जो ये बघेलखंड क्षेत्र वाला इलाका है अपना, इस क्षेत्र में या इसी पठार के अंतर्गत हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर कोयला क्षेत्र स्थित है, सुहागपुर कोयला क्षेत्र स्थित है। सो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा
कोयला क्षेत्र कौन सा है, 2 पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं। तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यहाँ पर सुहागपुर, और सुहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत स्थित है, तो हमारा जवाब होगा बघेलखंड के पठार के अंतर्गत यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ा ही नहीं, अगर हम कह सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है, दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सिंगरौली जिले में पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों जो सिंगरी में, और दोस्तों जो सिंगरौली में कोयले की परत है, सिंगरौली में कोयले की जो परत है, तो दोस्तों सिंगरौली के कोयले की परत विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत है, विश्व में परत, विश्व की कोयले की, विश्व की कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत है, दूसरी सबसे मोटी परत है। ये दोनों पर याद रखना है। एक बार फिर से देखिए, हमने कहा आपसे कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है, सुहागपुर कोयला क्षेत्र। जबकि दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो पड़ता है हमारी सिंगरौली जिले में, सिंगरौली जिले में जो कोयले की परत है वो विश्व की दूसरी सबसे मोटी कोयले की परत है। क्लियर है, ये दोनों फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, बघेलखंड पठार में ही अगर मैं आपसे बात करूं तो इसी पठार में और क्या है, इसी पठार के अंतर्गत सीधी जिला है, जो सीधी जिला है। तो सीधी जिले में एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है पीपरी परकोटा, पीपरी परकोटा। अब इस पीपरी परकोटा का नाम मैंने यहाँ पे क्यों लिया दोस्तों, ये जो पीपरी परकोटा क्षेत्र है यहाँ से कोरंडम खनिज की प्राप्ति होती है। ये जो पीपरी है दोस्तों, पीपरी परकोटा, यहाँ से जो खनिज मिलता है वो कौन सा खनिज प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ से प्राप्त होता है कोरंडम। ठीक है, तो कोरंडम मिनरल की प्राप्ति होती है यहाँ से, कोरंडम खनिज की प्राप्ति। तो कोरंडम भी मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार में पाया जाता है, जहां पर जो सीधी जिले की पीपी परकोटा जहां से ये प्राप्त होता है। और ध्यान रखना दोस्तों, प्रदेश में सोने की जो खदान है, सोने की खदानों का एकमात्र जिला है सीधी, एकमात्र सोने की खदान वाला जिला, दैट इज सीधी। तो सीधी जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर गोल्ड की माइन है, सोने की खान है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारे ये बघेलखंड का पठार कंप्लीट होता है। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट अपनी बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट बचा हुआ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो अब जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी दैट इज सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब हमें बात करनी है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अब ये जो पूरा ये ब्राउनिश भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। जब हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आइए पहले इसका एक रफली डायग्राम देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक माउंटेन एरिया है, ये एक पर्वतीय इलाका है। ठीक है, यहाँ के बाद आपको यहाँ पर कुछ एक घाटी का हिस्सा मिलेगा, यहाँ पर कुछ दरार टाइप की पाई जाएगी। दरार के चारों ओर भी छोटी छोटी आपको पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी। देन आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे फिर आपको एक पर्वतीय श्रृंखला देखने को मिलेगी कुछ इस टाइप से। ये बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं भी हो सकती हैं दोस्तों, तो ये पर्वत श्रृंखला मिलेगी। देन आप फिर थोड़ा सा आगे मूव करोगे, अर्थात हम कह सकते हैं थोड़ा आप और पूर्व की ओर जाओगे तो यहाँ पे फिर आपको एक पर्वतीय घाटी देखने को मिलेगी। जस्ट सेकंड, यहाँ फिर आपको एक पर्वतीय घाटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये कहलाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से लेके पूरा ये क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, यही पूरा कहलाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसी को कहा जाता है सतपुड़ा मैकाल रेंज, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब दोस्तों जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, अगर हम इसके उत्तरी हिस्से में देखेंगे, यहाँ पर एक नदी फ्लो कर रही होती है, एक नदी बह रही होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नदी बह रही होती है, जस्ट सेकंड, यहाँ पर एक नदी बह रही होती है स्ट्राइप्स। देखिए दोस्तों, तो ये जो रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, ये जो नदी है इसका नाम है दोस्तों नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। इसी को हमने नर्मदा सोन घाटी बोला था दोस्तों। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को मैंने अभी आपको बोला था नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। आइए अब देखिए यहाँ पे, इसको बड़े ध्यान से समझना है दोस्तों। अब हम इसका एक एक डिवीजन समझते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी में इस वाले पार्ट से अभी आप 2020 2022 कंटिन्यूअसली आप एग्जाम को देखोगे तो इन इस पूरी सीरीज से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। हम सबसे पहले इसको समझते हैं दोस्तों कि ये जो 3 पार्ट है ये क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इनका नामांकन करते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है, हम कह सकते हैं ये कहलाता है पश्चिमी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा। क्लियर है दोस्तों,
ये वाला हिस्सा कहलाता है मध्य सतपुड़ा, मध्य सतपुड़ा। और देन हम इसकी बात करेंगे दोस्तों, ये कहलाता है पूर्वी सतपुड़ा। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को हमने तीन भागों में बांट दिया, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी सतपुड़ा में। आई होप यहां तक क्लियर होगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट दोस्तों देखिए, जो ये पूर्वी सतपुड़ा है, पूर्वी सतपुड़ा का ये जो भाग है, ये क्या कहलाता है? इस पूर्वी सतपुड़ा के भाग को दोस्तों कहा जाता है मैकाल क्षेत्र। इसको कहा जाता है मैकाल क्षेत्र। जो मध्य सतपुड़ा का क्षेत्र है दोस्तों, इसको कहा जाता है महादेव पर्वत। इसी को कहा जाता है महादेव पर्वत। क्लियर है दोस्तों? तो महादेव पर्वत सतपुड़ा के मध्य क्षेत्र को कहा जाता है महादेव। और दोस्तों जो पश्चिमी सतपुड़ा है, सबसे पश्चिमी भाग है सतपुड़ा का, इसे कहा जाता है राजपीपला, राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पर्वत या राजपीपला पहाड़ी। आई होप आप तीनों पॉइंट समझ गए होंगे। तो पश्चिमी सतपुड़ा को राजपीपला कहा जाता है, मध्य सतपुड़ा को महादेव कहा जाता है, और जो पूर्वी सतपुड़ा है उसको मैकाल क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों मैं इस पूरे डायग्राम को एक बार कॉपी करूंगा, आप समझें फिर इसको। देखिए, ये उत्तर में तो हो गया नर्मदा घाटी। दोस्तों इस ओर यहाँ पे पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं इसके पश्चिम में स्थित है गुजरात। कौन सा राज्य स्थित है? गुजरात। इसके सबसे पूर्व में स्थित क्या है दोस्तों? पूर्व में स्थित है छत्तीसगढ़, सीजे अर्थात छत्तीसगढ़। इसके दक्षिण में क्या स्थित है दोस्तों? दक्षिण में स्थित है एमएच अर्थात महाराष्ट्र। क्लियर है दोस्तों? तो अगर आपसे पूछा जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है, तो हम कहेंगे दोस्तों सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का विस्तार है 4 राज्यों में, 4 स्टेट। 4 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, और साथ में हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। क्लियर है दोस्तों? दूसरा पॉइंट, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों हमारे जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है, इसका कौन सा भाग पाया जाता है? तो हम कहेंगे पूर्वी भाग। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का पूर्वी भाग स्थित है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको क्या याद रखना है? पहला, सर्वाधिक, अगर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का सर्वाधिक भाग किस राज्य में पाया जाता है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, और हमारे मध्य भाग में स्थित है। वहीं अगर हम गुजरात की बात करते हैं मेरे मित्रों, तो गुजरात में इसकी क्या अवस्थिति है? गुजरात में इसका पड़ता है पश्चिमी भाग। तो हम यहाँ कह सकते हैं गुजरात में कौन सा भाग स्थित है इसका? पश्चिमी भाग। तो ये तो हो गई गुजरात की बात। अब हमारा जो शेष रह जाता है एक पार्ट, दैट इज महाराष्ट्र। दोस्तों अगर पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में, तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में जो हमारा ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, इसका कौन सा हिस्सा आता है? दक्षिणी। तो ये हम कह सकते हैं दक्षिणी भाग से संबद्ध। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला पॉइंट, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी कितने राज्यों में स्थित है? तो हम कहेंगे 4 राज्यों में। लेकिन सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का सर्वाधिक हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में पूरा इसका मध्य भाग रहता है। इसका जो पूर्वी भाग है वो छत्तीसगढ़ में, इसका जो पश्चिमी भाग है दोस्तों वो गुजरात में, और दक्षिणी भाग महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए अब हम यहाँ पे पहुंचते हैं इस डायग्राम में। देखिए तो ये रहा बुरहानपुर दर्रा, ठीक है। बुरहानपुर दर्रे के बाद दोस्तों ये जो पहाड़ी वाला आपको इकाई दे रहा है, दैट इज राजपीपला। इसी को बोला जाता है राजपीपला की पहाड़ी। दोस्तों इसी को राजपीपला की पहाड़ी बोला जाता है, और इसी को बोला जाता है अखरानी की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी। तो दोस्तों अखरानी की पहाड़ी भी इसी को बोला जाता है। इसी को दोस्तों बड़वानी की पहाड़ी भी बोला जाता है। और प्रश्न यहाँ से क्या पूछा गया, मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूँ। यहीं पर पाई जाती है, इसी को बोलते हैं दोस्तों बड़वानी की पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ी। ये तीनों कहां पर स्थित हैं? हम कहेंगे मध्य प्रदेश के या सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के पश्चिमी भाग। मध्य भाग को दोस्तों महादेव पर्वत कहा जाता है, और पूर्वी भाग को मैकाल पर्वत श्रेणी कहा जाता है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में इसको देखा है। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको और बता दूं दोस्तों। देखिए मान लीजिए ये हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा दोस्तों मेरे मित्र। ये इस हिसाब से अब देखना है दोस्तों, मैंने कहा हमने इसको 3 भागों में बांटा है। हमने इसको 3 भागों में बांटा है, पूर्वी हिस्सा, मध्य का हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये बहुत ध्यान से समझना है मेरे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे चौड़ा हिस्सा कौन सा है या बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो हम कहेंगे पूर्वी भाग। हालांकि देखिए ये है, जैसा कि हमने देखा है, ये है पूर्वी भाग, ये है मध्य भाग, और ये है पश्चिमी भाग इसका। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए अगर हम इसके पूर्वी भाग की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या जानने योग्य या समझने योग्य पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, उनको समझ लेते हैं। दोस्तों इस पूर्वी भाग की सर्वोच्च चोटी जो है, हाईएस्ट पीक है, दैट इज अमरकंटक। ये क्या है? अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक चोटी, अमरकंटक पीक। दोस्तों जो ये अमरकंटक चोटी है, ये जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है, इसके पूर्वी भाग की सर्वोच्च चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, ये 1067 मीटर। क्लियर दोस्तों? ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। अगर इसी अमरकंटक क्षेत्र की हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो अमरकंटक वाला एरिया है, इसको क्या बोला जाता है? अमरकंटक।
तो यहाँ पे एक दो पॉइंट मैं आपको बता दूं। इसी अमरकंटक को कई अन्य नामों से जाना जाता है। अब वो नाम क्या क्या है समझ लीजिए। अमरकंटक को आम्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आम्रकूट। और क्या कहा जाता है अमरकंटक को दोस्तों? दोस्तों इसको कहा जाता है ऋक्षा पर्वत। ऋक्षा पर्वत के अलावा इसको रामगिरी पर्वत, रामगिरी पर्वत भी बोला जाता है। रामगिरी पर्वत के अलावा दोस्तों इसको तीर्थराज भी बोला जाता है। अमरकंटक को तीर्थराज भी बोला जाता है। हालांकि ये हम कल्चर वाले पोर्शन में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने ये तीनों पॉइंट आपको नोट डाउन कर लिया कि अमरकूट को, सॉरी, अमरकंटक को और किन किन नामों से जाना जाता है। अगर इस एरिया की हम नदियों की बात करते हैं दोस्तों, इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं इस पूर्वी हिस्से में, तो दोस्तों यहाँ की जो नदियां हैं वो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। कौन कौन सी नदियां यहाँ पर इसी क्षेत्र में पाई जाती है? जोहिला, नर्मदा और सोन। जोहिला, नर्मदा और सोन, इन तीनों नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। जोहिला, नर्मदा और सोन। और इसी में दोस्तों एक विवादित पॉइंट जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य विवादित है, किरार घाटी। किरार घाटी भी आपके पूर्वी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत शामिल है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विवादित है। अब हम बात करते हैं मध्य भाग की। आइए दोस्तों अब मध्य भाग में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है, बेसिकली ये पचमढ़ी में स्थित है, जिसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़, धूपगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। तो हम पहला पॉइंट इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी। दोस्तों इसकी लंबाई, ये सॉरी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई। ये नर्मदापुरम अर्थात हम कह सकते हैं होशंगाबाद या पचमढ़ी में पड़ती है। यहीं पर एक और चोटी स्थित है दोस्तों। ये चोटी, इसका नाम है चौरागढ़ चोटी। चौरागढ़, ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है। क्लियर है दोस्तों? ये चौरागढ़ कहां पर पड़ती है दोस्तों? यही नर्मदापुरम में। ठीक है, नर्मदापुरम में ही पड़ती है, जिसको हम होशंगाबाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी भाग की। जो इसका पश्चिमी भाग है, यहाँ पर क्या क्या स्थित है, क्या क्या अवस्थित है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहीं पर पाया जाता है बुरहानपुर दर्रा। इसी भाग में यहाँ पर जस्ट बुरहानपुर दर्रा स्थित है। दिस इज बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर पास। ये क्या है? बुरहानपुर दर्रा। अब आइए हम इस पश्चिमी भाग को पूरी तरह से डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में समझना है। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा चूलगिरी पहाड़ी। चूलगिरी पहाड़ी। चूलगिरी पहाड़ी के अलावा दोस्तों यहाँ पर अखरानी की पहाड़ी। अखरानी की पहाड़ी। अखरानी पहाड़ी के अलावा दोस्तों यहाँ पर बावन गजा। बावन गजा। बावन गजा के अलावा बुरहानपुर का दर्रा, जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। नेक्स्ट राजपीपला पहाड़ी, ये भी यहीं पर अवस्थित है। और साथ में असीरगढ़ की पहाड़ी, यहीं पर असीरगढ़ का फोर्ट भी है दोस्तों, असीरगढ़ पहाड़ी। ये सारी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों? तो हम बताएंगे ये पश्चिमी सतपुड़ा वाले भाग में स्थित है। यानी हम कह सकते हैं इस पूरे रीजन में यही सारी पहाड़ियां स्थित हैं। और इनका आपसे क्रम पूछा जा सकता है दोस्तों, तो हम कहेंगे अखरानी की पहाड़ी या राजपीपला की पहाड़ी, उसके बाद महादेव पहाड़ी, उसके बाद मैकाल पहाड़ी। ये पूरा क्रम रहता है यहाँ का। आयु, ये वाला पॉइंट आप बड़ी अच्छे से समझ चुके होंगे दोस्तों। अब और यहाँ से क्या पॉइंट बनते हैं दोस्तों? अगर पश्चिमी सतपुड़ा की बात करेंगे तो ये बेसिकली इसके जस्ट दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र। और इसके जस्ट पूर्व में क्या है? यहाँ पर गुजरात। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाएगा पश्चिमी सतपुड़ा की सीमाएं किस किस से साझा होती हैं, तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र से इसकी दक्षिणी सीमा और पूर्वी सीमा इसकी गुजरात से जो है साझा होती है। क्लियर है दोस्तों? इस क्षेत्र की अगर हम जिले की बात करेंगे तो बेसिकली इस एरिया में जो जिले पड़ते हैं, जिले कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? जैसे कि बड़वानी है, खरगोन है। खरगोन जिला भी इसी एरिया में आएगा। बड़वानी हो गया, खरगोन हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं खंडवा और साथ में बुरहानपुर। ये सभी जिले मध्य प्रदेश के, जो ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर भंवरगंज का किला, सेंधवा का किला और असीगढ़ का किला भी अवस्थित है, जैसा कि हमने देखा है। मध्य सतपुड़ा हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसी जो मध्य सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मैं आपको एक दो पॉइंट और बता दूं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इस मध्य सतपुड़ा की बात कर रहे हैं। मध्य सतपुड़ा की, इस मध्य सतपुड़ा में ही दोस्तों हम कह सकते हैं ग्वालीगढ़ तथा महादेव, इसी को हम ग्वालीगढ़ पब्लिक हम कह सकते हैं महादेव श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। महादेव श्रेणी भी कहा जाता है, जाता है। तो दोस्तों जो मध्य सतपुड़ा है, इसी को ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा पचमढ़ी है दोस्तों, इसी एरिया मध्य भाग में पड़ता है। यहीं पर स्थित है हमारा क्या, ये जो स्थिति है, ये क्या है? ये है पचमढ़ी। पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी भी हमारा, पचमढ़ी, ये जो पचमढ़ी है ये भी हमारे मध्य सतपुड़ा में स्थित है दोस्तों। हम जानते हैं पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी, सतपुड़ा की रानी
पर्यटकों का स्वर्ग और मध्य प्रदेश की छत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और हम जानते हैं पचमढ़ी में ही सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 199 सेंटीमीटर वर्षा हमारे पचमढ़ी क्षेत्र में होती है दोस्तों। अगर इस बात में अगर हम यहाँ पर कुछ नदियों की बात करेंगे दोस्तों, मध्य क्षेत्र में जो है, तो मध्य क्षेत्र से उद्गमित नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर तवा नदी का उद्गम होता है यहाँ से। तवा नदी बेसिकली हम जानते हैं कालीवीर जो पहाड़ी है, कालीवीर पहाड़ी से उद्गमित होती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो जनजातियां हैं वो है कुछ गोंड, कोरकू, बैगा, ये जनजातियां पाई जाती हैं। पूर्वी सतपुड़ा दोस्तों हम कवर कर ही चुके हैं। तो इस प्रकार से ये डायग्रामेटिक रूप में जितना था मैंने कवर कराया आपको। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट शेष रह जाते हैं, हम उनको देख लेते हैं एक बार। चलिए, जैसे सबसे पहले अगर हम अवस्थिति अर्थात लोकेशन की बात करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी क्या है, हम कहेंगे मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग है, साउथ मोस्ट साउथ पार्ट ऑफ एमपी। तो अवस्थिति हम कह सकते हैं दक्षिणी भाग। इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों, निर्माण हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। संपूर्ण मध्य प्रदेश दक्षिणी जो हमारा पठारी भाग है, तो धारवाड़ क्रम, और साथ में आप बोल सकते हो कुछ भाग इसका गोंडवाना क्रम की चट्टानों से भी बना हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से भी इसका कुछ भाग बना हुआ है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों, एरिया की बात करते हैं, तो इस पठार का जो एरिया है वो है 34,000 वर्ग किलोमीटर, और जो संपूर्ण मध्य प्रदेश का 11% भाग रखता है अपने पास। ठीक है। अगर हम वर्षा की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर वर्षा कैसी होती है, तो मान लीजिए जैसा कि मैंने अभी डायग्राम बनाया था जो कुछ इस प्रकार से, ये तीन भागों में बताया, तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्षा होगी वो तीनों पार्ट्स में कुछ अलग अलग होगी। जैसे हम क्या बता सकते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं इसके पश्चिमी भाग में किस टाइप की वर्षा होती है, पश्चिमी भाग में इस वाले पार्ट में। तो दोस्तों इसका जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर जो बारिश होती है वो होती है 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास। जो दोस्तों इसका मध्य भाग है, ये वाला पार्ट, अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर कितनी बारिश होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो लगभग होती है 100 से 140 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 से 140 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो इसका सबसे पूर्वी भाग है, ये वाला पार्ट, इसमें पूछा जाए आपसे कितनी वर्षा होती है, तो इस भाग में दोस्तों 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये वर्षा, ये पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का आपसे क्रम पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं। ये हमारा वर्षा वाला पॉइंट हो गया। अब जब वर्षा है दोस्तों, तो यहाँ पर वन भी कुछ इसी टाइप के पाए जाएंगे, तो मैं यहाँ पर ऑब्लिक लगा के वन भी लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ पे वन किस टाइप के मिलेंगे। आइए हम वनों को भी समझ लेते हैं। अगर हम इस पूर्वी वाले भाग में दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं, ये है पश्चिमी भाग, ये है मध्य भाग, और ये है पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग में अगर हम वन की बात करते हैं, यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको वन मिलेंगे शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ पर वन मिलेंगे। जैसे कि कौन कौन से इसमें वृक्ष आते हैं, तो बबूल हो गया, पलाश हो गया, पलाश, इसके अलावा महुआ हो गया, ये सारे वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर मध्य भाग की बात की जाएगी दोस्तों, अगर हम मध्य और पूर्वी भाग की बात करते हैं, इन दोनों में जो वन पाए जाते हैं वो कहलाते हैं अर्ध पर्णपाती वन। अर्ध पर्णपाती वन। तो यहाँ पर जो वन देखने को मिलते हैं वो कैसे हैं, अर्ध पर्णपाती वन। बेसिकली इनमें कौन कौन से वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, तो हम कहेंगे साल, सागौन, शीशम, है ना, और साथ में बांस। ये सारे वृक्ष आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से फसल, फसल भी बटी होगी। आइए हम फसल को भी समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए दोस्तों, अगर हम फसल के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर किस टाइप की फसल होती होगी, तो फसल के लिए पुनः हम इसको फिर से तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम इस पश्चिमी हिस्से की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किस टाइप की आपको फसल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिकली जैसे कपास हो गया, है ना, कपास के अलावा यहाँ पर मिर्च हो गया, मिर्च के अलावा यहाँ पर मूंगफली, है ना, सबसे ज्यादा केला, ये सारी फसलें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि हम मध्य भाग की बात करते हैं इसकी, कि मध्य भाग में किस प्रकार की फसल पाई जाती है, तो दोस्तों मध्य भाग में आपको बागवानी टाइप की फसल देखने को मिलेंगी। कैसी, बागवानी फसल। अच्छा, ये बागवानी फसल क्या होता है, बागवानी फसल का मतलब है आपको यहाँ पर संतरा, है ना, काजू, संतरा काजू हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, ऐसी फसलें आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों जो सबसे इसका पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में आपको किस टाइप की फसल देखने को मिलती है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर आपको धान, ठीक है, धान जैसी फसलें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और बालाघाट का दोस्तों चिन्नौर चावल बहुत फेमस है, इसको जीआई टैग मिला है। बालाघाट का चिन्नौर चावल ये फेमस है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। और सिवनी में दोस्तों काली मूछ चावल पाया जाता है, यहीं पर जो जिला पड़ता है सिवनी जिला। सिवनी जिले में जो चावल पाया जाता है उसको बोलते हैं काली मूछ चावल। ये फेमस है सिवनी जिला काली मूछ चावल के लिए। अगर दोस्तों यहीं पर हम मिट्टी वाला पॉइंट भी और इसको देख लेते हैं एक सेकंड दोस्तों। देखिए, अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो इसी क्षेत्र में जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर अगर मिट्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर छिछली हल्की मिट्टी मिलेगी दोस्तों, छिछली मिट्टी। ठीक है, बेसिकली निर्माण क्षेत्र में। अगर हम मध्य भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मिलेगी आपको लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और अगर हम पश्चिमी भाग की, सबसे पूर्वी भाग की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो मिलेगी लाल पीली मिट्टी। तो ये मिट्टी वाला पॉइंट भी हमने यहीं पर अपना जो है कवर कर लिया है। अगर हम जलवायु की बात करते हैं मेरे यारों दोस्तों, अगर हम यहाँ पर जलवायु को भी देखें अगर, तो देखिए जो इसका सबसे पश्चिमी भाग है, यहाँ पर अधिक गर्मी, अधिक
गर्मी और आपको साधारण ठंड देखने को मिलेगी। साधारण ठंड देखने को मिलेगी आपको। वहीं आप अगर इसके मध्य भाग में बात करोगे दोस्तों, तो मध्य भाग में आपको सामान्य गर्मी और सामान्य ठंड देखने को मिलेगी। सामान्य गर्मी और सामान्य ठंड आपको देखने को मिलेगी। वहीं आप इसके सबसे पूर्वी भाग में बात करोगे, तो यहाँ पर आपको सामान्य गर्मी और अधिक ठंड ये देखने को मिलेगी। तो इसकी जलवायु के बारे में हमने देख लिया। ठीक है दोस्तों, पहाड़ी पर्वत हो गए हैं। यहाँ पर खनिज बेसिकली इसके पूर्वी और मध्य भाग में नहीं पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन खनिज जो है वो इसके सॉरी खनिज जो इसके मध्य भाग में और पश्चिमी भाग में नहीं मिलते हैं, लेकिन पूर्वी भाग में खनिज आपको मिलेंगे। मिनरल्स आपको मिलेंगे कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। लेकिन कौन कौन से खनिज दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? मैंगनीज। मैंगनीज की खदान मिल जाएंगे आपको। मैंगनीज की खदान जैसे आपने भारवेली नाम सुना होगा, तो भारवेली की खदान यहाँ पर मैंगनीज की सबसे प्रमुख खदान है, जो कि बालाघाट जिले में पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों आपको तांबा मिल सकता है। तांबा के लिए आपकी मलाज खंड फेमस है। मलाज खंड। और दोनों ये दोस्त दोस्त ये दोनों ही जो है ये बालाघाट जिले में पड़ती हैं। किस जिले में? बालाघाट जिले में। ये दोनों ही खदानें आपको बालाघाट जिले में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बॉक्साइट खनिज मिल सकता है। बॉक्साइट। बॉक्साइट के लिए अमरकंटक फेमस है। अमरकंटक। तो इस प्रकार से ये खनिज वाला पॉइंट कंप्लीट होता है हमारा। दोस्तों सीमा निर्धारण में हम इस डायग्राम में देख के इसका सीमा निर्धारण कर सकते हैं। इसके उत्तर में नर्मदा सोन घाटी है दोस्तों। इसके पूर्व में क्या है? आप बताओगे छत्तीसगढ़ है। इसके दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र है। इसके पूर्व में क्या है? गुजरात है। तो सीमा निर्धारण में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अपना जो भौगोलिक विभाजन वाला भाग है, जिसमें हमने कुछ पर्वत पहाड़ियां जो है उनको कवर किया है। अब दोस्तों कुछ पहाड़ियां हैं, उनका मैं एक मैप अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। साथ में यहाँ पर जो कम्युनिटी वाला ऑप्शन रहता है उसमें मैं लगाऊंगा, तो वो भी आप यहाँ पर उसको नोट डाउन कर लेंगे, जिसमें हम केवल मध्य प्रदेश के जो अन्य पर्वत हैं उनको कंप्लीट करके उसका एक पूरा पीडीएफ, या मैं कह सकता हूँ एक स्लाइड बना के आपको कम्युनिटी टैब में या मेरे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उस पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।